अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 के सेक्शन C, जो कि हमारे साथ मेंटल हेल्थ असेसमेंट है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे जनरल बिहेवियर एंड मोटर अपीयरेंस से। हमने जो है इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हम जो है असेसमेंट कर सकते हैं और इंटरव्यू कर सकते हैं अपने क्लाइंट की। तो इंटरव्यू के दौरान हम मंदरजा झेल चीज़ों के बारे में अपने क्लाइंट से पूछते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, जनरल अपीयरेंस, मोटर बिहेवियर के बारे में हम क्वेश्चंस करते हैं, मूड एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, थॉट प्रोसेसेस एंड कंटेंट्स को हम क्या करते हैं उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं, सेंसरियम एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस जितनी है, जजमेंट एंड इनसाइट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल एंड रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल बिहेवियर एंड मोटर अपीयरेंस से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने क्लाइंट की जो हाइजीनिक कंडीशन है उसको हम देखते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं और इसके साथ साथ उनकी ग्रूमिंग कैसी जा रही है, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट है या इम्प्रूवमेंट उनमें कैसी है, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट उनमें हो रही है या नहीं, तो इसको हम चेक करते हैं जनरल बिहेवियर में। इसके अलावा अप्रोप्रिएट ड्रेस, क्या आया वो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रख रहा है या नहीं, या रख रही है या नहीं, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसके अलावा उनके पोस्चर को हम देखते हैं। पोस्चर से मुराद ये है कि उनके उठने बैठने लेटने का जो अंदाज है उसको हम देखते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। आई कांटेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वो आई कांटेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। अनयूजुअल मूवमेंट और मैनरिज्म, इसके अलावा कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया जो कि हमारे लिए अजीब हो, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्पीच को हम देखते हैं कि आया उनकी जो स्पीच क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं, या उनको बातचीत के दौरान किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम जनरल बिहेवियर एंड मोटर अपीयरेंस में ऑब्जर्व करते हैं। द नर्स असेसेस द क्लाइंट्स ओवरऑल अपीयरेंस इंक्लूडिंग ड्रेस, हाइजीन एंड ग्रूमिंग। नर्स क्या करेगा, वो अपने क्लाइंट की जो ओवरऑल अपीयरेंस है, मतलब किस तरह से वो जाहिर तौर पर दिखाई देता है, ठीक है, मतलब उनकी जो ड्रेसिंग है वो कैसी है, उनकी जो हाइजीनिक कंडीशन है वो कैसी है, आया वो अपनी साफ़ सुथराई का ख्याल रखता है या नहीं, ठीक है, और इसी तरह से उनकी ग्रूमिंग हो रही है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को नर्स जो है क्या करता है, एसेस करता है, ऑब्जर्व करता है, इसकी इंस्पेक्शन करता है। इज़ द क्लाइंट अप्रोप्रिएटली ड्रेस फॉर हिज और हर एज एंड द वेदर, क्या हमारा जो क्लाइंट है वो अपने वेदर, मौसम के लिहाज से या मौसम के मुताबिक अपने कपड़े जो है वो पहनता है या नहीं, और जो पहन रहा है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। डज द क्लाइंट अपीयर टू बी हिज और हर स्टेटेड एज, ठीक है। The nurse also observe the client posture, eye contact, facial expression and any unusual tics or tremor, ठीक है। इसके अलावा नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को क्या करेगा, इस तरह से ऑब्जर्व करेगा कि उनके पोस्चर को भी देखेगा, उनकी जो आई कांटेक्ट है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के दौरान उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के दौरान उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे है, ठीक है, क्या वो कम्युनिकेशन के साथ अपने प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं या नहीं, ठीक है, तो इसको भी क्या करेगा, नर्स चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और इसके अलावा ऐसे बिहेवियर, ऐसे रवैये जो कि अनयूजुअल हो, मतलब हमारे लिए अजीब व गरीब हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को नर्स क्या करेगा, एसेस करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ही और शी डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर टू अवॉइड पर्सनल जजमेंट, ठीक है। तो ये सारे काम जो है नर्स किस टाइम करेगा, जब वो अपने क्लाइंट की जनरल अपीयरेंस और मोटर बिहेवियर को एसेस करेंगे, तो तब नर्स जो है इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, इसको एसेस करेंगे।
Specific term used in making assessment of general appearance and motor behavior. अब general appearance और motor behavior की assessment के लिए एक ख़ास term use होते हैं जो कि हमारे साथ मंदरजा झेल है। सबसे पहले हमारे साथ है automatism। automatism क्या है? Repeated purposeless behavior often indicated of anxiety such as drumming fingers, twisting lock of hairs और टेपिंग द फूड। ठीक है, मतलब ऐसे बिहेवियर, ऐसे रवैये को अपनाना जो कि बेमतलब हो, जिसका कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो ऐसे काम अगर आपका पेशेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पेशेंट जो है वो एंजाइटी का शिकार हुआ है या वो एंजाइटी में है। ठीक है, जैसे कि ड्रमिंग फिंगर, जैसे कि आप दोस्तों ने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या थोड़ा सा डरे होते हैं तो वो अपने फिंगर्स को जो है वो नीचे ज़मीन पर मार रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, या किसी मेज़ पर जो है मार रहे होते हैं और उससे जो है आवाज़ निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो कन्फ्यूजन की हालत में अपने बालों में हाथ मारते हैं। ठीक है, और अपने बालों को क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेपिंग द फूट, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट को भी देखे होंगे कि जो कन्फ्यूजन में अपने पाँव को हिलाते रहते हैं और ज़मीन पर उसको क्या करते हैं, मारते रहते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के बिहेवियर को क्या कहते हैं, ऑटोमेटिज्म कहते हैं। मतलब बग़ैर किसी मकसद के जब हम कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं जो कि अनयूजुअल हो, जो कि अजीब हो, ठीक है, दूसरों के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिज्म कहते हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन, ओवरऑल स्लो मूवमेंट। साइकोमोटर रिटार्डेशन में क्या होती है, हमारी बॉडी की जो ओवरऑल मूवमेंट होती है तो वो स्लो हो जाती है, उसकी जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, मतलब लेजीनेस आ जाती है उसमें। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर और पोजीशन ओवर टाइम इवन व्हेन इट इज़ ऑकवर्ड और अनकम्फर्टेबल। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी असल में हमारे साथ वो पोस्चर्स होते हैं, वो पोजीशन होते हैं जो कि कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उसको जो है उसने इख्तियार किया होता है और उससे जो है वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता हो और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल जो है फील करता हो, तो इसको कहते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट, मेंटल हेल्थ असेसमेंट की कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट की जो प्रोसेस है इसमें हमारे साथ मूड एंड इफेक्ट आ जाता है। मूड से मुराद टू द क्लाइंट परवेसिव एंड इंड्यूरिंग इमोशनल स्टेट, मतलब मेरी जो इमोशनल हालत है वो कैसी है, आया मैं खुश हूँ या खफा हूँ, आया मैं गुस्से में हूँ या बिल्कुल रिलैक्स हूँ, तो इसको कहते हैं मूड। ठीक है। इफेक्ट इज़ द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द क्लाइंट इमोशनल स्टेट। इसके अलावा इफ़ेक्ट जो है ये क्या है, ये क्लाइंट की जो फिज़िकल इमोशनल कंडीशन होती है तो उसको हम कहते हैं इफ़ेक्ट। एक तो मूड होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं खफा हूँ तो इसका सिर्फ मुझे पता है, ठीक है, तब तक मुझे पता होगा जब तक मैं किसी दूसरे के साथ शेयर ना करूँ कि यार आज मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा खफा है। इसके अलावा इफ़ेक्ट जो है ये हमारे इमोशंस को क्या करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। सो इमोशनल स्टेट में हम जिस हालत में होते हैं और उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं फिज़िकली तो उसको हम इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है। कॉमन टर्म यूज इन असेसिंग इफेक्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब इफ़ेक्ट्स को असेस करने के लिए हमारे साथ मंदरजा झेल टर्म्स यूज़ होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लंटेड इफेक्ट की। ब्लंटेड इफेक्ट किसे कहते हैं? शोविंग लिटल और अ स्लो टू रिस्पॉन्स फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ब्लंटेड इफेक्ट। ब्लंटेड इफेक्ट से मुराद ये है कि अगर आपको कोई बंदा जो है वो ऐसी बात करे जो कि मतलब फ़नी हो, लेकिन आप जो है उसको जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह से दे के उसको जो है ऐसा महसूस हो कि कि मेरी जो बात है वो आपको जो है बुरी लगी है या आपने जो है इसको नहीं समझी, मतलब आप किसी की बात को रिस्पॉन्स नहीं देते, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देते, या अगर देते भी है तो बहुत कम देते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लंटेड इफेक्ट।
इसके अलावा ब्रॉड इफेक्ट किसे कहते हैं? डिस्प्लेइंग अ फुल रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। ब्लंटेड इफेक्ट के ऑपोजिट जो हमारे साथ इफेक्ट है उसको हम ब्रॉड इफेक्ट कहते हैं, जिस पर हम छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? एक्सप्रेशन देते हैं, अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो आम सी बात करे और उस पर हम बहुत ज़्यादा दिल खोल कर हंसने लगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रॉड इफेक्ट। या मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो ऐसी बात करे जो कि नॉर्मल होती हो, लेकिन उसको जो है आप बहुत ज़्यादा क्या कर ले, उसको आप बहुत सीरियस ले ले और आप रोने लग जाए, ठीक है, तो इस किस्म के इफ़ेक्ट्स को कहते हैं ब्रॉड इफ़ेक्ट। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी है वो है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट मीन शोइंग नो फेशियल एक्सप्रेशन। आप जो है ऐसे कंडीशन में होते हैं, बाज़ औक़ात आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके फेस जो है विदाउट एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब आप उनके साथ किसी भी किस्म की बात करो, उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो टस से मस नहीं होगी, बल्कि जैसे पहले थे उसी तरह से पूरी कम्युनिकेशन के दौरान रहेंगे। तो इस किस्म के इफ़ेक्ट्स को कहते हैं फ्लैट इफ़ेक्ट। इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट किसे कहते हैं? डिस्प्लेइंग अ फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट विद मूड और सिचुएशन। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खफा है, ठीक है, और आप उसकी कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा जो है उसकी कंडीशन पर बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी कंडीशन के लिहाज नहीं कर रहे हैं और उसकी कंडीशन को देखते हुए भी फिर भी आप जो है बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो इसको कहते हैं इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट। मतलब ऐसे एक्सप्रेशन देना जो कि मौके के लिहाज से ठीक नहीं होते, तो इसको कहते हैं इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, ठीक है। ओपन सिली और गिटी रिगार्डलेस ऑफ सरकमस्टांसेस, बग़ैर किसी वजह के आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार हुए हैं, तो इस किस्म के इफ़ेक्ट को इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट कहते हैं। Restricted effect is displaying one type of expression usually serious और somber, ठीक है। restricted effect ये वो इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें बंदा जो है एक ही किस्म के एक्सप्रेशन को वो क्या कर रहा होता है, मुसलसल शो कर रहा होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या बहुत ज़्यादा ही सीरियस होता है, ठीक है, तो इस किस्म के इफ़ेक्ट को restricted effect कहते हैं। The client mood may be described as happy, sad, depressed, यूफोरिक, एंशियस और एंग्री। क्लाइंट की जो मूड है वो हैप्पीनेस भी हो सकती है, मतलब क्लाइंट जो है वो खुश भी हो सकता है, खफा भी हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, यूफोरिक मतलब नॉर्मल भी हो सकता है, एंशियस भी हो सकता है और गुस्से में भी हो सकता है। व्हेन द क्लाइंट एग्जिबिट अनप्रेडिक्टेबल एंड रैपिड मूड स्विंग फ्रॉम डिप्रेस and crying to euphoria with no apparent stimuli, the mood is called labile, ठीक है। जब पेशेंट की जो मूड है, ठीक है, वो अनप्रेडिक्टेबल हो, ठीक है, बहुत अजीब व गरीब हो और उसका जो मूड है वो अचानक ही क्या हो जाए, वो अचानक ही तब्दील हो जाए, मतलब मिसाल के तौर पर वो डिप्रेस से जो है वो अचानक क्या करे, अचानक रोना ही शुरू कर दे और फिर रोने के बाद अचानक जो है वो नॉर्मल हो जाए बग़ैर किसी स्टिमुलाई के, ठीक है, तो इस किस्म के मूड को क्या कहते हैं? लेबाइल कहते हैं। लेबाइल से मुराद रैपिड चेंजिंग मूड, वो मूड जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है एक ही टाइम पर उसमें क्या आती है, चेंजेस आती है, तो उसको हम लेबाइल मूड कहते हैं। थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट। थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट में हम क्या करते हैं? थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट में हम अपने क्लाइंट की जो कंटेंट है उसको देखते हैं, मतलब हमारा जो क्लाइंट जो सोच रहा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस के बारे में हम उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। प्रोसेस से मुराद ये है कि हाउ क्लाइंट इज़ थिंकिंग, हमारा जो क्लाइंट सोच रहा है तो कैसे ये सोच रहा है, ठीक है, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। सेल्फ हार्म और सुसाइड अर्जेस, मतलब आया हमारा क्लाइंट जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा या सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच रहा, ठीक है। कॉमन टर्म रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब थॉट प्रोसेस और कंटेंट से रिलेटेड हमारे साथ जो कॉमन टर्म यूज़ होते हैं असेसमेंट के दौरान, तो वो हमारे साथ मंदरजा झील है। सबसे पहले बात करते हैं सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग। सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग ये हमारे साथ
वो बातें होती है जो कि बेमकसद होती है, बेमायनी होती है और जिसके करने से लोग जो है बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, तो उसको सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग कहते हैं। टर्म यूज व्हेन अ क्लाइंट इवेंचुअली आंसर अ क्वेश्चन बट ओनली आफ्टर गिविंग एक्सेसिव अननेसेसरी डिटेल। मतलब यह है सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग की कि वो बातें जो कि आपके साथ क्लाइंट शेयर करता है, लेकिन वो बातें जो है बग़ैर किसी मकसद के होते हैं, उसका कोई मकसद नहीं होता, और उसके बाद जो है आपको जो है फिर आपकी क्वेश्चन का जवाब दे, तो इस किस्म के थिंकिंग को सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग कहते हैं। डिल्यूजन अ फिक्स फॉल्स बिलीव नॉट बेस इन रियलिटी। डिल्यूजन, जैसे कि स्टार्ट में भी मैंने आपको कहा था कि ये हमारे साथ एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो बंदा है वो फॉल्स, उसकी जो बिलीव है वो फॉल्स होती है। मतलब कोई चीज़ मौजूद नहीं होती लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ जो है ये मौजूद है, या कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा होता, कोई भी स्टिमुलस नहीं होता, लेकिन उसको स्टिमुलस जो है वो महसूस होते हैं, तो इसको कहते हैं डिल्यूजन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ से मुराद एक्सेसिव अमाउंट एंड रेट ऑफ स्पीच कंपोज ऑफ फ्रेगमेंटेड और अनरिलेटेड आइडियाज़ इस कार फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, मतलब आप जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बातचीत कर रहे होते हैं, या आप जो है बातचीत कर रहे होते हैं और इस दौरान जो है आप एक टॉपिक से जंप करके दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, तो इसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। Client inaccurate interpretation that journal events are personally directed to him or her, such as hearing a speech on the news and believing the message had personal meaning. आइडियाज़ ऑफ रेफरेंसेस का जो बुनियादी मतलब है वो ये है कि आप जो है किसी जगह पर जो है कोई बात सुन लेते हैं और आप उस बात को जो है अपनी ज़ात से रिलेट कर लेते हैं, अपने उसको जो है पर्सनल ले लेते हैं, ठीक है, अपने बारे में उसको जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये बात जो है मेरे बारे में या मेरे बारे में हो रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। लूज़ ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम जो है जो बातचीत कर रहे होते हैं या थिंकिंग कर रहे होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग दैट जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर विद लिटिल और नो एविडेंट रिलेशन बिटवीन द थॉट्स, ठीक है, वही बातें जो कि मैंने आपको कही। Tangential thinking mean wandering off the topic and never providing the information requested. Tangential thinking ये हमारे साथ उस किस्म की बातचीत को कहता है जिसमें जो क्लाइंट से पूछा जाता है तो क्लाइंट उसके बारे में जो है जवाब नहीं देता, बल्कि इधर उधर की बातें जो है वो अपने डॉक्टर से करता है या अपने नर्स के साथ शेयर करता है, तो इसको कहता है टेंजेंशियल थिंकिंग। थॉट ब्लॉकिंग से मुराद स्टॉपिंग abruptly in the middle of a sentence or train of thoughts, sometimes unable to continue the idea is called thought blocking। मतलब ये है कि आपसे आपके नर्स ने जो है एक क्वेश्चन पूछा, आप उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो दे रहे हैं और ड्यूरिंग जवाब जो है आप अचानक ही रुक जाते हैं और फिर आप अपनी जो बात है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते, उसको मुकम्मल नहीं कर पा रहे होते, या आपकी जो सोचने की जो सलाहियत है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप फिर बातचीत नहीं कर पाते, तो इसको कहते हैं थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग से मुराद अ डिल्यूजनल बिलीफ अदर्स कैन हियर और नो व्हाट द क्लाइंट इज़ थिंकिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग ये हमारे साथ वो डिल्यूजनल बिलीव्स होते हैं जो कि दूसरे लोग जो है उसको सुन रहे होते हैं और उसको जान रहे होते हैं कि क्लाइंट जो है वो क्या सोच रहा है, व्हाट द क्लाइंट इज़ थिंकिंग, कि क्लाइंट जो है क्या सोच रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट इंसर्शन से मुराद ये है कि आपको जो है दूसरे लोग जो है आपके जहन में आपको बातें जो है डिफरेंट किस्म की बातें जो है वो आपको बिठा रहे हैं और आप फिर उन बातों पर सोच विचार करते हैं, तो इसको कहते हैं थॉट इंसर्शन। अ डिल्यूजनल बिलीव दैट अदर आर पुटिंग आइडियाज़ और थॉट्स इनटू द क्लाइंट हेड दैट इज़ द आइडिया आर नॉट दोज ऑफ द क्लाइंट, जो कि क्लाइंट की अपनी बात नहीं होती बल्कि दूसरों ने उसको वो बात बताई होती है, तो उसको कहते हैं थॉट इंसर्शन, ठीक है।
थॉट विड्रावल से मुराद अ डिल्यूजनल बिलीफ दैट अदर आर टेकिंग द क्लाइंट थॉट्स अवे एंड द क्लाइंट इज़ पावरलेस टू स्टॉप इट। थॉट विड्रावल से मुराद ये है कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो किसी बात पर सोच रहा है, ठीक है, और उसकी सोच को जो है दूसरे लोग क्या कर लेते हैं, उसकी सोच को जो है उससे उस बात को निकाल देते हैं और फिर उसकी जो थिंकिंग है वो ले जाते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और ये जो है बग़ैर ये बंदा जो है इसी तरह से बेयार व मददगार रह जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं थॉट विड्रावल। वर्ड सैलेड से मुराद फ्लो ऑफ अनकनेक्टेड वर्ड दैट कन्वे नो मीनिंग टू द लिसनर, ठीक है। आप इस अंदाज में बातचीत कर रहे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे से मिक्स हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से जो लिसनर है जो कि आपकी बात को सुन रहा होता है तो वो उसको समझ नहीं पा रहा होता, तो इसको कहते हैं वर्ड सैलेड। इमोशनल एंड फीलिंग्स, मेंटल स्टेटस, बिहेवियर एंड फंक्शन, ठीक है। Assessment of suicide and harm to other. For the depressed or hopeless client, the nurse must determine if he or she has suicidal ideation or a lethal plan, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन का शिकार हुआ हो और बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद है, ठीक है, तो नर्स का पहला काम ये होगा कि वो ये जानने की कोशिश करेगा कि आया मेरा जो पेशेंट है वो किसी किस्म के सुसाइडल थॉट्स तो नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब वो सुसाइड के बारे में तो नहीं सोच रहा या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। If the client is angry, hostile or making threatening remark about a family member, spouse or anyone else, the nurse must ask if the client has thoughts or plan about hurting that person. अगर आपका जो क्लाइंट है, आपके पास जो मरीज़ आया हुआ होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, और लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा हो, जो कि उसके फैमिली मेम्बर में आते हो, उसके दोस्त हो या कोई भी लोग हो, तो नर्स को चाहिए कि वो उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करे, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताए कि आप जो है अपने आप को इससे महफूज रखें। और इसके अलावा नर्स क्या करेगा, नर्स जो है अपने क्लाइंट से फिर डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, लाइक व्हाट थॉट्स हैव यू हैड अबाउट हर्टिंग, मतलब आप किस को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसका नाम बताएं, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्लान, आपका प्लान क्या है। व्हाट डू यू वांट टू डू टू, आप किस के साथ कुछ करना चाहते हैं, मतलब आप किस को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचाने वाले हैं, उस बंदे का नाम बताएं। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो नर्स पे डायरेक्टली अपने क्लाइंट से करेगा। When a client makes specific threat or has a plan to harm another person, अगर क्लाइंट का जो है वो एक ख़ास जो है एक प्लान हो दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाने का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू वार्न द पर्सन हु इज़ द टारगेट ऑफ द थ्रेट और प्लान, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ये बुनियादी जो है एक ज़िम्मेदारी है कि वो उस बंदे को जो है आगाह करे जिसके बारे में इस बंदे ने, इस पेशेंट ने जो है एक प्लान बनाया हुआ है उसको नुकसान पहुंचाने का। द लीगल टर्म फॉर दिस इज़ ड्यूटी टू वार्न, और इसके लिए जो लीगल टर्म यूज़ होता है वो ड्यूटी टू वार्न, मतलब लोगों को बाखबर करना। दिस इज़ वन सिचुएशन इन विच द नर्स मस्ट ब्रीच द क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी टू प्रोटेक्ट द थ्रेटन पर्सन, और ये हमारे साथ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नर्स जो है जो प्राइवेसी होती है उसको क्या करता है, उसको लीक करता है और अपनी क्लाइंट की जो बात है वो अपने दूसरे बंदे को बताता है जिसको उस क्लाइंट से ख़तरा होता है, ठीक है, ताकि वो बंदा जो है बाखबर हो जाए और वो अपने आप को जो है उस पेशेंट से बचाए। सेंसरियम एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सेंसरियम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन हम अपने क्लाइंट की देखते हैं। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आप किस जगह पर इस वक्त मौजूद है और आप जो है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हम अपने क्लाइंट से ओरिएंटेशन के दौरान करते हैं। अगर वो हमें इसका सही जवाब देता है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट की जो मेंटल हालत है वो क्या है, इंटेलेक्चुअली वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार तो नहीं। मेमोरी उसकी देखते हैं कि आया उनकी जो मेमोरी प्रोसेस है वो नॉर्मल है या नहीं, मतलब उससे कोई बात या कोई इवेंट तो भूली हुई नहीं है।
एबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंसेस और मिसपरसेप्शन, इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में उसका जो है कोई मिसपरसेप्शन हो, ठीक है, किसी चीज़ को वो मिसअंडरस्टैंड कर चुका हो तो उसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन के बारे में हम उनसे बात करते हैं कि आया वो अपने काम के दौरान चीज़ों पर कंसंट्रेट करता है या नहीं करता, ठीक है। लर्निंग के दौरान उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, अच्छी है या नहीं। इसके साथ साथ उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो कैसी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज़ से मुराद ये है कि क्या वो क्रिटिकली सोच सकता है या नहीं, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है या नहीं। इसके अलावा वो चीज़ों के दरमियान जो है फ़र्क कर सकता है या नहीं, तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओरिएंटेशन refers to the client recognition of person, place and time। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओरिएंटेशन में हम अपने क्लाइंट से पर्सन, प्लेस और टाइम के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, फिर उनसे पूछते हैं कि आप किस जगह पर इस वक्त मौजूद है, और इसके बाद फिर हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। दैट इज़ नोइंग हु एंड वेयर ही और शी इज़ एंड द करेक्ट डे, टाइम, करेक्ट डेट एंड ईयर जो है इसको उसको जो है पता हो, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज डिसओरिएंटेड ही और शी फर्स्ट लॉसेस ट्रैक ऑफ टाइम। अगर कोई बंदा जो है वो डिसओरिएंटेड हो, ठीक है, तो सबसे पहले उससे टाइम भूल जाता है कि टाइम को कैसे देखना है, फिर उससे जो है जगह भूल जाता है, जगह जो है वो भूल जाता है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, और आखिर में वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ या जो मेरे सामने बैठा हुआ है ये कौन है, ठीक है। ओरिएंटेशन रिटर्न्स इन द रिवर्स order। First the person know who he or she is, then realize his place, and finally time। The nurse directly assesses memory, both recent and remote, by asking question with variable answer। For example, if the nurse asks, do you have any memory problem, the client may inaccurately respond no, and the nurse cannot verify that। नर्स क्या करेगा, वो डायरेक्टली अपने क्लाइंट की जो मेमोरी है उसको एसेस करेगा कि आया इनकी जो रीसेंट और रिमोट मेमोरी है वो ठीक है या नहीं। मतलब जो अभी अभी मतलब कल के पिछली रात उसने क्या खाया था, ठीक है, उसके बारे में उसको याद है या नहीं। इसके अलावा 2-3 महीने पहले की अगर कोई बात हो, कोई इवेंट हो, उसको याद है या नहीं। तो इसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नर्स जो है वो अपने क्लाइंट से पूछे कि आपको किसी किस्म की याददाश्त का प्रॉब्लम है या नहीं, तो जाहिर बात है क्लाइंट जो है वो कहेगा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर नर्स जो है वो यकीन नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ द नर्स आस्क व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, इसी तरह से अगर नर्स जो है उनसे पूछे कि आपने कल क्या किया था, तो अगर वो आपको सही आंसर दे तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो रीसेंट मेमोरी है वो नॉर्मल है, ठीक है। एंड द नर्स मे बी अनएबल टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्सेज, हैंस क्वेश्चंस टू असेस मेमोरी जनरली इंक्लूड वन सच एज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट। तो इसलिए अगर नर्स चाहता है कि मैं अपनी क्लाइंट की मेमोरी को एसेस करूं, उसको चेक करूं कि आया ये नॉर्मल है या नहीं, तो नर्स जो है मंदरज झेल किस्म के क्वेश्चन अपने पेशेंट से करेगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट। मौजूदा हुकूमत में जो हम प्रेसिडेंट है, सदर है, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो अगर उसको नाम पता हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो मेमोरी है वो ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट बिफोर डेट, इसके अलावा इस मौजूदा प्रेसिडेंट से पहले कौन प्रेसिडेंट था, ठीक है। इसके अलावा इन व्हाट कंट्री डू यू लिव, आप किस मुल्क में रहते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, इस मुल्क का जो दारुल खिलाफा है वो कौन सा है। तो अगर इन क्वेश्चंस का वो आपको सही जवाब दे तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा जो है मेंटली तौर पर क्या है, इसकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल ठीक है। एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट,
The nurse assess the client ability to concentrate by asking the client to perform certain tasks such as नर्स क्या करेगा, अपनी क्लाइंट की जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी है उसको चेक करेगा, उसको एसेस करेगा। किस तरह से एसेस करेगा, अपने पेशेंट से मंदरजा झेल कामों को करवा के, ठीक है। लाइक स्पेल द वर्ड बैकवर्ड, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि काइंडली आप लफ्ज़ वर्ड की जो स्पेलिंग है उसको बैक साइड से जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। बिगिन विद द नंबर 100, और इसी तरह से हमने जो है 100 की हिस्से से जो है स्टार्ट करना है। सब्सट्रैक्ट 7 अगेन, जिससे हम 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि अब 100 से 7 माइनस किया तो कितना आ गया, फिर 7 माइनस किया तो कितना आ गया, फिर 7 माइनस किया तो कितना आ गया। इसको कहते हैं सीरियल 7, ठीक है। इसको सीरियल 7 कहते हैं इस प्रोसेस को। रिपीट द डेज ऑफ द वीक बैकवर्ड, और इसी तरह से हफ्ते में कितने दिन होते हैं उन दिनों के नाम जो है आपने रिवर्स्ड कंडीशन में जो है उनसे पूछने हैं कि सबसे पहले क्या आता है, संडे होता है, फिर मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है। तो आपने उनसे पूछना है कि आप इस टाइम में कहें कि संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, ठीक है। तो ये हमारे साथ रिवर्स प्रोसेस में हुआ, ठीक है। परफॉर्म 3 पार्ट टास्क सच एज टेक अ पीस ऑफ पेपर इन योर राइट हैंड, फोल्ड इट इन हाफ एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। Abstract thinking and intellectual capabilities. The nurse assesses the client's abilities to use abstract thinking, which is to make association or interpretation about a situation or comment. The nurse usually do so by asking the client to interpret a common proverb such as a stitch in time saved 9, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ से मुराद ये है कि जब नर्स जो है अपने क्लाइंट की जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको चेक करेंगे, तो चेक करने के दौरान वो अपने क्लाइंट से एक ख़ास किस्म के मुहावरे जो है उन मुहावरों के बारे में उनसे पूछेंगे कि इन मुहावरों का क्या मतलब है, जिसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। इफ़ द क्लाइंट कैन एक्सप्लेन द प्रोवर्ब्स करेक्टली, हिज और हर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज़ आर इन टेक। अगर आपको जो है आपका जो पेशेंट है वो आपके जो मुहावरे आपने उसको बताए हुए हो उसका जवाब आपको सही दे, तो इसका मतलब ये है कि आपके पेशेंट की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़बरदस्त है, ठीक है। सेंसरी परसेप्चुअल अल्टरेशन. Some client experience hallucination, false sensory perception or perceptual experiences that do not really exist. बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि हेलुसिनेशन का शिकार हुए होते हैं। हेलुसिनेशन भी ये हमारे साथ एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, वो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन को क्या करता है, परसीव करता है। मिसाल के तौर पर कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं होती, लेकिन आपका जो पेशेंट होता है उसको जो है मुसलसल आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, जिसका हकीकत में कोई जो है सबूत नहीं होता, ठीक है, कोई वजूद नहीं होता उन आवाज़ों का। तो इस किस्म की कंडीशन को कहता है हेलुसिनेशन। इसको क्या कहते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अगर सुनने में जो है वो हेलुसिनेटेड है तो उसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहेंगे। और द मोस्ट कॉमन है ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। विजुअल हेलुसिनेशन जो है ये हमारे साथ सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन डिसऑर्डर है, और जो विजुअल हेलुसिनेशन है ये हमारे साथ सेकंड मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। जजमेंट एंड इंसाइट. Judgment refers to the ability to interpret one's environment and situation correctly and to adapt one behavior and decision accordingly. ठीक है, जजमेंट से मुराद ये है कि किसी शख्स की वो सलाहियत जिसमें वो अपने माहौल और अपने सिचुएशन को देखकर क्या करे, सही तरीके से सोच विचार करे और फिर सही तरीके से एक बेहतरीन फ़ैसला करे, तो इसको कहते हैं जजमेंट, ठीक है। Problem with judgment may be evidenced as the client describe recent behavior and activities that reflect a lack of reasonable. ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम के साथ जब जजमेंट करते हैं तो ये इस बात का सबूत होता है कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी जो रीसेंट बिहेवियर और एक्टिविटीज़ है
उसमें जो है रीज़नेबल बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक क्या ये तब उसमें बहुत हद तक कमी आई हुई है। मिसाल के तौर पर द क्लाइंट में स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी ऑन frivolous item when he or she cannot afford basic necessities such as a food or clothing as for self or other। ठीक है। Insight is the ability to understand the true nature of one situation and accept some personal responsibilities for that। An example of poor insight would be a client who places all blame on other for his own behavior, saying it my wife fault that I do not go on my job and get into fight। ठीक है। इंसाइट ये किसी शख्स की वो सलाहियत होती है जिसमें वो जो हकीकत होती है उसको वो क्या करता है, उसको वो अंडरस्टैंड कर पा रहा होता है और चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा होता है। मतलब उसके सामने जो भी चीज़ आ रही होती है हकीकत में, रियल में, तो वो उसको एक्सेप्ट करता हो, उसको जो है समझ रहा हो कि ठीक है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इन चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर रहा हो तो इसको कहते हैं इंसाइट। इसके अगर ऑपोजिट हो, ठीक है, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता तो वो फिर जब उस पर प्रॉब्लम आते हैं, उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो उस वजह से वो फिर दूसरे लोगों को ब्लेम करता है कि ये मुझ पर जो मुसीबत आई हुई है तो ये तुम्हारी वजह से आई हुई है। Self concept is the way one view oneself in terms of personal worth and dignity। सेल्फ कंसेप्ट से मुराद ये है कि आपका जो अपनी सोच होती है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है। टू असेस अ क्लाइंट सेल्फ कंसेप्ट, the nurse can ask the client to describe himself or herself and what characteristic he or she likes and what he or she would change। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट की जो कंसेप्ट है, सेल्फ कंसेप्ट है, उसको जाने, तो इसके लिए हम अपने क्लाइंट से कुछ ख़ास किस्म के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि, या वो कौन सी खसूसियात है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करती है अपने आप में, या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने आप में उन प्रॉपर्टीज़ को, और वो कौन सी बातें हैं जिसको आप चाहते हैं कि उसको आप क्या करें, उसको आप चेंज करें, उसके जगह आप दूसरे रवैयों को इख्तियार करें। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप अपने क्लाइंट की जो कंसेप्ट है, मतलब वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसका अपने बारे में क्या ख्याल है, उसको आप जान सकेंगे। The client description of self in terms of physical characteristic give the nurse information about the client body image which is also part of self concept। जब आपको आपका जो पेशेंट है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो और ख़ास तौर पर वो इंफॉर्मेशन उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हो, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है नर्स को इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं रोल एंड रिलेशनशिप की तरफ। पीपल फंक्शन इन दियर कम्युनिटी थ्रू वेरियस रोल्स सच एज मदर, वाइफ, सन, डॉटर, टीचर, सेक्रेटरी और वॉलंटियर। मतलब हमारे कम्युनिटी में मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग जो है एज अ मदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, कुछ एज अ वाइफ, कुछ एज अ सन, कुछ एज अ डॉटर, कुछ एज अ टीचर, कुछ एज अ सेक्रेटरी एंड कुछ एज अ वॉलंटियर जो है अपना एक रोल प्ले करते हैं कम्युनिटी में रहते हुए। ठीक है। द नर्स एसेसेस द रोल द क्लाइंट ऑक्युपाइज। नर्स का काम क्या होता है? नर्स का काम ये होता है कि वो अपने पेशेंट के रोल को एसेस करता है कि वो क्या रोल अपनी कम्युनिटी में प्ले कर रहा है या करता आ रहा है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन विद दोज रोल्स एंड इफ़ द क्लाइंट बिलीव ही और शी इज़ फुलफिलिंग द रोल एडिक्वाइटली। इसके अलावा उस रोल के बारे में, उस किरदार के बारे में क्लाइंट की क्या सोच है, क्या आया वो अपने इस रोल से सेटिस्फाई है या नहीं, या आया वो अपने इस रोल को मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी के साथ पूरा कर रहा है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को नर्स क्या करता है? एसेस करता है, जानने की कोशिश करता है।
The number and types of role may vary but they usually include family occupation and hobbies और activities। अब हमारे साथ रोल्स के मुख्तलिफ अक़साम हैं और इसके बहुत सारे तादाद है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर कम्युनिटी में रहते हुए लोग रोल प्ले करते हैं तो उसमें हमारे साथ फैमिली ऑक्यूपेशन एंड हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ आ जाती है। द एबिलिटी टू फुलफिल अ रोल और द लेक ऑफ अ डिज़ायर रोल इज़ ऑफन सेंट्रल टू द क्लाइंट साइको सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। इसके अलावा आप जब अपने रोल को फुल करते हैं, मुकम्मल करते हैं और आप में ये सलाहियत मौजूद हो या आप में अपने जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको करने की सलाहियत मौजूद ना हो तो इससे भी आप जो पेशेंट होता है उसकी जो साइको सोशल फंक्शनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। चेंजेस इन रोल आल्सो मे बी पार्ट ऑफ द क्लाइंट डिफ़िकल्टी। इसी तरह से अगर हम एक बंदे के रोल्स को जो है उसकी जो जिम्मेदारियां होती है उन जिम्मेदारियों को हम चेंज कर दें एकदम से और उसकी जिम्मेदारियां दूसरे को सौंप दें और दूसरे की जिम्मेदारियां जो है इस पेशेंट को सौंप दें तो इससे उसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना फिर पड़ता है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इस कंडीशन में हम जो क्वेश्चन करते हैं अपने क्लाइंट से वो मंदरज झेल है। डू यू फील क्लोज टू योर फैमिली? क्या आप अपने फैमिली के साथ अपने आप को करीब जो है महसूस करते हैं? क्या आप अपने फैमिली के करीब अपने आप को महसूस करते हैं? डू यू हैव एंड और वांट अ रिलेशनशिप विद अ सिग्निफिकेंट अदर? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो ताल्लुकात है वो दूसरे लोगों के साथ भी जो है वो जो है डेवलप्ड हो जाए या आपके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। फिजियोलॉजिक एंड सेल्फ केयर कंसिडरेशन। फिजियोलॉजिक से मुराद ये है कि बंदे की जो फिज़िकल फंक्शन होते हैं या बॉडी फंक्शन होते हैं उसको हम देखते हैं और आया वो अपनी सेल्फ केयर करता है या नहीं, तो इस पर अब हम बात करेंगे। व्हेन डूइंग अ साइको सोशल असेसमेंट, जब हम साइको सोशल असेसमेंट कर रहे होते हैं द नर्स मस्ट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिक फंक्शनिंग। तो नर्स जो है वो अपने क्लाइंट की जो फिजियोलॉजिक फंक्शन है उसको भी देखेगा, उसको भी असेस करेगा, उसको भी चेक करेगा। Although a full physical health assessment may not be indicated, emotional problem often affect some areas of physiologic function। इसके अलावा अगर हम अपने क्लाइंट की फुल फिज़िकल हेल्थ असेसमेंट भी कर ले तो इससे हमें जो है अपने क्लाइंट की जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो ज़ाहिर नहीं होते, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम्स कैन ग्रेटली इफ़ेक्ट ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न। हमारे जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम है उससे बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अंडर स्ट्रेस, जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, ठीक है, तो पीपल में ईट एक्सेसिवली और नॉट एट ऑल। तो बंदा जो है या तो बहुत ज़्यादा खाना खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, ठीक है, स्ट्रेस की हालत में। एंड में स्लीप अप टू 20 आवर्स अ डे, और इसी तरह से वो फिर 24 आवर्स में 20 घंटे तक सोता रहता है या सोया हुआ होता है। बी अनएबल टू स्लीप मोर देन 2 to 3 आवर्स अ नाइट, और इसके अलावा या वो पेशेंट जो है वो पूरे 24 आवर में 2 से 3 घंटे के लिए भी नहीं सो पाता, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? ये स्ट्रेस की हालत में होता है। आ जाते हैं डेटा एनालिसिस की तरफ। Data analysis involves thinking about the overall assessment rather than focusing on isolated bits of information। Data analysis में हम पूरे असेसमेंट की जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हुई होती है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं बजाय इसकी कि हमने अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया हो तो उस पर पूरा कंसंट्रेशन दे। ऐसा हम नहीं करते बल्कि पूरा असेसमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। द नर्स लुक फॉर पैटर्न और थीम्स इन द डेटा दैट लीड टू कंक्लूजन अबाउट द क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड नीड एंड अ पार्टिकुलर नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इस डेटा में नर्स क्या करता है, इस डेटा में नर्स जो है इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज करता है और इसके बाद फिर वो क्या करता है,
इस इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन को निकालने की कोशिश करता है और अपने क्लाइंट की जो ज़रूरियात है, ठीक है, उसको देखते हुए उसके लिए क्या करता है, एक प्रॉपर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाता है, ठीक है। नो वन स्टेटमेंट और बिहेवियर इज़ एडिक्वाइड टू रीच सच अ कंक्लूजन। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या बिहेवियर नहीं है जिससे हम जो है एक तसल्ली बख्श कंक्लूजन जो है वो निकाले, ठीक है। द नर्स आल्सो मस्ट कंसीडर द congruence of all information provided by the client, family and caregiver and his or her own observation, ठीक है। इसके अलावा नर्स जो है वो इंफॉर्मेशन को देखेगा कि जो इंफॉर्मेशन उसको क्लाइंट से मिली है, फैमिली, केयर गिवर और उस पेशेंट के ऑब्जर्वेशन से मिली है, आया वो इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 स्लाइड जो है आखिर में रह गए हैं, ये आप दोस्त खुद जो है इसको स्टडी कर ले और इसको समझने की कोशिश कर ले, ठीक है। ये आप दोस्तों के लिए एक असेसमेंट है, एक असाइनमेंट है मेरी तरफ से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं यूनिट नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।